अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में 90 की दहाई के आगाज़ में एक ट्राइका ऑफ पावर बड़ा नोन था और ट्राइका ऑफ पावर ये होता था 58-2B का इख्तियार सदर के पास होता था, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर और सबसे पावरफुल आर्मी चीफ। तो ये ट्राइका ऑफ पावर जो था पाकिस्तान में हुकूमतें गिराने और बनाने के काम में इन तीनों की आपस में जो चपकलश थी या इनका मिल जाना वो बड़ा अहम किरदार अदा करता था। वो ट्राइका ऑफ पावर वक्त के साथ साथ बदल गया। 58-2B का इख्तियार जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वो पार्लिमान के पास जो इख्तियार जाने चाहिए थे वो आसिफ अली ज़रदारी ने दोबारा पार्लिमान के हवाले कर दिए। किसी हद तक आइन में इस्तेहकाम आया, लेकिन ट्राइका ऑफ पावर का एक नई शक्ल हमारे सामने आई जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए पूरी कौम सड़कों पर निकली और उनकी बहाली हुई जनरल परवेज़ मुशर्रफ ऑल पावरफुल मिलिट्री डिक्टेटर के अगेंस्ट। तो इतने ताकतवर चीफ जस्टिस के तौर पर उभरे कि वो ट्राइका ऑफ पावर में एक नई उस त्रिकोण की एक नई शक्ल सामने आ गई। अब एक तरफ आर्मी चीफ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तीसरी तरफ वज़ीर आज़म, और सबसे मिजरेबल कंडीशन में वज़ीर आज़म होते हैं। और वज़ीर आज़म की छुट्टी कराते हुए बाज़ जजेस ने तो बड़े फ़ख्रिया अंदाज में बोला कि हमने 2 को पहले घर भेजा है, तीसरे को भी भेज देंगे। मुंतखबिन में से सिर्फ एक है वज़ीर आज़म और सबसे ज़्यादा बुरी हालत भी उसी वज़ीर आज़म की है। इफ्तिखार चौधरी साहब ने उसी ताकत के ज़ोर के ऊपर जो अवामी ताकत जो उनकी बहाली का सबब बनी थी, उन्होंने PMLN के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसके बाद बारी आ जाती है नून लीग की। नून लीग की कमर तोड़ने के लिए साकिब निसार साहब ने जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया। और अभी मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं इनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ गया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये नून लीग की कमर तोड़ रहे हैं या PTI के साथ मिले हुए हैं। ये PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगर इल्ज़ामात देखें तो इल्ज़ामात उनके यही हैं। एक टर्म नई इंट्रोड्यूस हो गई है, इंसाफ़ी जजेस, और मरियम नवाज़ ने जलसों में खड़े होकर कहा कि ये अपनी बेगमात के कहे के ऊपर फ़ैसला करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ या चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ इस तरह के अल्फाज अदा किए जाएं, लेकिन बाज़ फ़ैसले माजी करीब में ऐसे आए हैं जिससे तासुर अच्छा नहीं गया। 63A का एक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, तो 63A की जो डेफिनेशन फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखी है वो मावरा आइन है। वो किसी भी मैं आइनी एक्सपर्ट से, कानूनी एक्सपर्ट से पूछता हूँ तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन 73 के आइन के नीचे तो एटलीस्ट समझ नहीं आती। तो ये फ़ैसला जो था इस सियासी फ़िज़ा को ख़राब करने में इजाफ़े का सबब बना है, उसमें कमी नहीं ला पाया। बाज़ ऐसे फ़ैसले और बाज़ ऐसे सुओ मोटो लिए गए जिसमें तासुर ये उभरता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब भी अदालत की ज़रूरत पड़ती है अदालत दस्तयाब होती है। वैसे तो अदालत पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को जब भी ज़रूरत पड़े तो दस्तयाब होनी चाहिए, लेकिन वो 22 करोड़ लोगों के लिए दस्तयाबी उसकी वैसे नहीं है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के लिए। ये सूरत हाल इस वक्त हमें एक ऐसे मोड़ के ऊपर ले आई है कि एक पूरा इदारा एक एट स्टेक है, उसका अपना वजूद एट स्टेक है। उसके अंदर से बैठे हुए जजेस जो हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस अमीनुद्दीन, और एक लंबी लिस्ट है जो आवाज़ उठा रहे हैं कि क्या ये इख्तियारात वन मैन शो की टर्म सामने आ गई कि फ़र्द वाहिद के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि सुओ मोटो कब और कैसे लेना है। क्या ये फ़र्द वाहिद के पास इख्तियार होना चाहिए कि बेंच कैसे तश्कील देना है। क्या ये फ़र्द वाहिद के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो फ़ैसला करे कि किसको बेंच के अंदर शामिल करना है और किसको निकाल देना है। क्योंकि मोस्ट रिसेंट केस के अंदर 2 जजेस जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने 2 इख्तिलाफ़ी नोट लिखे, लेकिन ख़ुद को अवेलेबिलिटी अपनी उन्होंने छोड़ी चीफ जस्टिस की मर्ज़ी और मंशा के ऊपर, ख़ुद को रिक्यूज़ नहीं किया, लेकिन उन दोनों को बेंच के अंदर शामिल नहीं किया गया। फ़ायज़ ईसा साहब ने एक स्पेशल बेंच जो खुसूसी बेंच तश्कील दिया गया था उसकी तश्कील के ऊपर ही इतराज़ उठा दिया कि 3 मुख्तलिफ बेंचों से एक जज को उठा के एक नया बेंच तश्कील दे दिया गया। और फिर गुज़श्ता रोज़ उन्होंने जो फ़ैसला दिया उसने तो पूरी बुनियादें ही हिला दी। जो एक कंट्रोवर्सी सियासी नोयत की थी वो अदालत के अंदर चली गई, जिसमें उन्होंने कहा कि अज़ खुद नोटिस के ऊपर नए कवानीन बनने की ज़रूरत है, और जब तक वो कवानीन बन नहीं जाते इस तरह के मुकदमात जो 184(3) के नीचे हम सुन रहे हैं उनकी समाअत रोक देनी चाहिए। उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन भी उनका साथ थे और एक जज ने इख्तिलाफ़ी नोट दिया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच बैठा जिसने फ़ैसला करना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात कब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन ने ख़ुद को रिक्यूज़ कर लिया, क्योंकि कल जो फ़ैसला जिस बेंच ने दिया था उसके अंदर उसकी हमायत के अंदर वो भी शामिल थे। अब सूरत हाल हमारे पास बहुत टेढ़ी हो गई है।
अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों का मैं स्प्लिट देखूं तो 10 हमें एक तरफ खड़े नज़र आएंगे और 4 या 5 दूसरी तरफ खड़े नज़र आएंगे। ये सूरत हाल हमें 1997 की याद दिलाती है, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ मैं तो कहूँगा कि कू हो गया था और उस वक्त PMLN ने उस चीज़ को हवा देने में पूरा ज़ोर लगाया था। और स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट एक बहुत ही इनफेमस किस्म का नापसंदीदा पाकिस्तान की सियासी तारीख का और अदालती तारीख का वाक़या, जिसमें नून लीग के लोग मुलव्वस थे। अब शायद स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट ना करनी पड़े, क्योंकि जजेस अंदर से बहुत ज़्यादा तकसीम है और खुल के अदालत के अंदर बैठकर अपने ही चीफ जस्टिस और अपने साथी जजेस के रोल के हवाले से आवाज़ उठा रहे हैं। एक जज साहब की ऑडियोज़ के ऊपर तहकीक का मुतालबा किया जा रहा है। 2 जजेस या 3 जजेस ऐसे हैं जिनका बार बार सियासी नोयत के मुकदमात में इकट्ठे बैठने के ऊपर सियासी जमातें आवाज़ उठा रही हैं। एक वकील साहब ने तहकीक करके बताया कि 73 ऐसे मुकदमात हैं जिसमें जब बेंच बनता है तो उसमें जस्टिस एजाजुल हसन बैठे होते हैं और सिर्फ 3 ऐसे बेंच हैं जिसमें जस्टिस फ़ाइज़ ईसा को शामिल किया गया। तो हमें एक ऐसी नज़रियाती और सियासी तकसीम नज़र आती है जो सुप्रीम कोर्ट के शयान शान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट वो इदारा है जो फ़ैसला करता है कि इस बंदे को ज़िंदा रहने का हक़ है या इसको सज़ाए मौत पे टांग दिया जाए। वो फ़ैसला करता है कि पाकिस्तान के आइन की तशरीह क्या है, कानून की तशरीह क्या है। तो ऐसे इदारे के ऊपर तो ज़रा सी हल्की सी छाप भी जो है वो मुनासिब ही नहीं है। लेकिन आज हम वहाँ खड़े हैं कि हमें ये फ़ैसला करना पड़ेगा। हुकूमत ने एक नया कानून बना दिया जिसमें अज़ खुद नोटिस लेने के लिए और बेंच की तश्कील के हवाले से नए रूल्स वज़ा कर दिए। आर्टिकल 191 ये पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल है जो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे अपने कवानीन या अपना तरीक़ाकार कैसे वो काम करेगी खुद से तय कर लेगी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो था, नीचे कानून नहीं था। कानून पहली दफ़ा बना है और उसके ऊपर भी अभी काफ़ी वजह तनाज़ा सामने आ रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसको खुश दिली से कबूल कर लेगी, सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत कर देंगे, या सुप्रीम कोर्ट उठा के इसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। ये तकसीम हमें किसी बहुत गहरी खाई में भी ले जा सकती है और जिसका काफ़ी ज़्यादा अंदेशा मौजूद है। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान के सियासी बड़े या काबरीन इस्टेब्लिशमेंट से 1 या 2 बड़े और अदलिया के चीफ जस्टिस ये मिल बैठे, एक डायलॉग कर लें, बंद कमरे में बैठ जाएं, इमरान खान बैठ जाएं, नवाज़ शरीफ को बुला लें, जरदारी बैठ जाएं, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस बैठ जाएं, बंद कमरे में बैठ जाएं, किसी मीडिया की आंखों से दूर होकर बैठ जाएं और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और पाकिस्तान के अदारों का मुस्तकबिल क्या होना है उसके ऊपर फ़ैसला कर लें। नहीं तो खसारे का सौदा है। मैं पिछले कई रोज़ से कह रहा हूँ कि बहुत कुछ टूटेगा तो रास्ता निकलेगा, वैसे रास्ता नहीं निकलेगा। ये रस्साकशी में जीत किसी की हो नहीं सकती और वो टूटने का अमल अब शुरू होकर हमारे सामने आ चुका है। आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत है प्रोग्राम में, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म। शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट से क्या निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जिस तकसीम का शिकार है, ये जमहूरियत की ज़मानत होती है कि तगड़ी अदलिया खड़ी है, कहीं कोई गैर जमहूरी काम होगा, कोई मार्शल शब खून मारेगा तो ये रास्ते में रुकावट बन जाएंगे, वो तो खुद तकसीम हुए पड़े। नहीं, ये बड़ी खौफनाक बात है। अगर आप आइन को देखें और जो निज़ाम होता है एक मुल्क के चलने का, जिसमें अदलिया का एक बहुत बड़ा किरदार भी होता है और ज़िम्मेदारी भी होती है, तो आज जो कुछ हो रहा है इसमें अदलिया अपने अलावा किसी को ज़िम्मेदार ठहरा नहीं सकती। ये सब वो अमल हैं जो वक्त के साथ साथ जिसने इन हालात को ख़राब किया है। यानी अब हालत ये पहुंच गई, जो आपने भी जिक्र किया है, कि वकील बेंच देकर बताता है कि फ़ैसला क्या आएगा। लोग बता देते हैं, वकील के आम आदमी कहते हैं जब बेंच देखता है कि आज ये 5 रुकनी बेंच बना है, जिसने कल ये फैसला दिया था, परसों ने दिया था, तरसों ने दिया था। दुरुस्त कह रहे हैं जी। तो ज़रा थोड़ा सा इसका मुआयना कर लें कि हालात ख़राब कैसे हुए। मैं 2 चीज़ों पर इशारा करूँगा और ये कंट्रोवर्सी भी बनेगी लेकिन बात करनी चाहिए। नंबर 1, जो आपने सीनियरिटी पे चीफ जस्टिस को जब लगाया, जब ये फैसला किया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया, उससे एक ख़राबी पैदा हुई है कि अब जज उस तरह लाए जाते हैं कि ये चीफ जस्टिस कब बनेगा, कि मेरा आदमी फिर यानी आप यकीन कर लें कि अगले 15 साल के जस्टिस का फैसला हुआ है अभी से कि कौन कब चीफ जस्टिस बनेगा। जजिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला करके इस रास्ते, जी मैं ये कह रहा हूँ ना, तो ये इससे खराबी पैदा हुई है। आपका ख्याल है कि सीनियरिटी के ऊपर चीजने से ये खराबी पैदा हुई है? जी, जिस तरह आप सीनियरिटी पे आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, सीनियरिटी पे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, वो आप एक ओवरऑल देखते हैं कि काबिलियत क्या है, इनकी सोच क्या है, इनके फैसले कैसे हैं, ये देख कर आप फैसला करते हैं। दूसरी जिसने इस मामले को ख़राब किया है कि वाहिद मुल्क दुनिया में
जहाँ जज खुद जजेस को सिलेक्ट करते हैं। ये आप लोगों की कमजोरी की वजह से हुआ है। नहीं, कमजोरी देखें, मैं उसकी बात नहीं करता, हमारी कमजोरी है तो बेपनाह है ना। जब सब हम पे जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने टेकअप किया, आप कहते हैं कि आपका क्या काम है, मैं इस असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना हुआ जो। मैं बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जहाँ पर फैसले ये किए जाएं जो आपके सामने हैं कि आपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को चलती हुकूमत तोड़ दी, वज़ीर-ए-आज़म निकाल दिया, उसको ताहयात नाअहल कर दिया, तो वहाँ पर कुछ खौफ भी होता है पार्लियामान के अंदर, जो होना नहीं चाहिए। अब पार्लियामान खड़ी हो गई है, उनमें भी कुछ सकत आई है। ये दो फैसले जो हैं इसने, और आप ये देख लें कि क्या उसके बाद जो जजेस लगे हैं उनका मयार क्या है, जो उससे पहले के थे वो क्या है। ये एक मुश्किल बात है कहना, लेकिन इसका तज्जिया ज़रूरी है, और वहीं से बेहतरी का अमल आएगा। इन दो चीज़ों को अगर आप रिव्यू करेंगे, बेहतरी का अमल आएगा। जजेस की तकर्री का तरीकाकार आपको बदलना चाहिए। जी बिल्कुल, जो जज मुकर्रर होता है, ये आवाम के सामने उसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि वो शख्स हमारे एक दोस्त थे, वकील थे, फोत हो गए, बड़े मशहूर आदमी, नाम मैं नहीं लूँगा। वो कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, ये खुदाई इख्तियारात रखता है, लेकिन खुदा नहीं होता। खुदा इख्तियारात है ना, किसी की सजाए मौत का या जिंदगी का फैसला करता है। खुदा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये इस मामले में थोड़ी आपको लगता है कि वो खुदा बन जाते हैं। आपके सामने है, जो आदमी अपने अल्फाज में कहेंगे, जज के दौर पे अपने अल्फाज में कहेंगे तो मेरी खबर बनेगी, मेरे अल्फाज में खबर नहीं, मैं नहीं कहूँगा। मैं बात ये डरते आपकी तलबी ना हो जाए। नहीं, बात ये है कि आप उसी हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट, या उससे पहले उसी शख्स को आप देखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे, आपको एक बड़ा मुख्तलिफ आदमी नज़र आएगा। सर ये खाली चीफ जस्टिस नहीं है, माजरत के साथ अगर आप खुल के बोलेंगे तो फिर आज खुल के बोलें। जो नेक्सस है ना, किसी ज़माने में होता था मुल्ला मिलिट्री अलायंस, अब वो है जजेस और जनरल अलायंस। आप इसको जैसे मर्जी ले, आपकी हुकूमत गिरानी हो तो इन दोनों का अलायंस आपको मिट्टी में मिला देगा। आपको खड़ा करना हो, हीरो बनाना हो इमरान खान की तरह, तो साकिब निसार आपको अल्लाह मियां बना देगा। माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत तबाही हुई है पाकिस्तान में। नहीं हुई है, देखे ना, सबक हासिल करें ना, ये हुआ है, ये बिल्कुल ये तारीख का हिस्सा है, वो ख़राबी ही इसने पैदा की है। जब भी इस तरह दो इदारे गैर आइनी तौर पर एक दूसरे से मिलकर कुछ भी करेंगे, मुल्क में मुफाद में काम करने की, कोई हो सकता है उनके ज़हन में मुल्क का मुफाद हो, लेकिन हमेशा उसे ख़राबी ही पैदा होती है। मैं आज तक मैंने कभी ऑन एयर नहीं इस चीज़ का इतराफ़ किया, लेकिन मैं आज एक चीज़, ये साकिब निसार साहब के लिए खुसूसी मैसेज है मेरा। वो बड़े दावे करते हैं नवाज़ शरीफ की नाअहली से पहले, फ़ैसला उसके आने से पहले, और जहांगीर तरीन और इमरान खान की नाअहली से पहले, ये दो मुझे मालूम थे, और दोनों फ़ैसले नॉन पोलिटिकल सोर्सेज से मेरे इल्म में आए थे। अब इससे इनकी शफाफियत का, इसी अदालत का, और इनका जो अरेंजमेंट था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुल के सामने आ जाता है। मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, और ये इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी चीज़ थी, ये नामुनासिब चीज़ थी, ये फ़िक्स्ड अरेंजमेंट था। और ये फ़ैसला अगर मेरे जैसे बंदे, रिपोर्टर को पता था जिसने रिपोर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या था कि कहाँ कहाँ आपस में अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन हुई थी। आपको इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ये नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। नहीं, ये बात दुरुस्त है, ये हर एक को इल्म था, यकीन करें। आपको भी पता क्या फैसला आएगा, बिल्कुल इल्म था। जिस तरह वो सारा कंडक्ट हुआ, वो केस, जो कुछ उसके अंदर बातें हुई, और सबसे एक अजीब बात यह है कि अदालत में रिमार्क्स कुछ और होते हैं, फैसले में कुछ और लिखा जाता है। ये अभी भी हुआ है, ये बड़ी अजीब बात है। जजों ने सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा ओपन कोर्ट में कुछ और कहा था, तहरीरी ऑर्डर और है। तो ये नहीं, एक तो हाँ, ये तो उससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि आपने फैसला कुछ और सुनाया, लिख कुछ और दिया। और एक सबसे मेरा ख्याल है जो सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए, अपनी साख का है। आज मैं और आप वो बात कर रहे हैं जो यकीन करें कि आज से 6 महीने या साल पहले हम बंद कमरे में भी सोच समझ के गुफ्तगू करते थे। अब तो मुझे अपने मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है। मैं कहता हूँ मेरे पे जिसने जो एक्शन लेना ले ले, लेकिन पाकिस्तान को बचाएं। आज हर आदमी बात कर रहा है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद ये बात कर रहे हैं, जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हो रही है। तो उनको आज सुप्रीम कोर्ट को अपने हालात को देखकर अपनी साख को बचाने और एक ऐसा इदारा जिस पर अवाम का एतमाद हो, बनाने की ज़रूरत है। सर, लेकिन आप लोगों को कभी अपने किरदार का भी जायज़ा लेना चाहिए। बुरा ना मानिएगा, लेकिन इस सारी हालात में पहुंचाने के लिए आप सियासी लोगों का बड़ा किरदार है। इमरान खान को हुकूमत में आना था, तो इमरान खान को जनरल बाजवा, फैज़, जनरल कियानी का मॉडल था बेसिकली, थर्ड पॉलिटिकल पावर खड़ी करना, और वो बहुत पसंदीदा था, वो बड़े खुश रहे। शहबाज शरीफ को अभी हुकूमत लेनी थी, तो शहबाज शरीफ ने वही कुछ किया जो इमरान ने किया था।
आप लोगों ने सीखा नहीं है, फिर 99 12 अक्टूबर से भी नहीं सीखा आपने, जलावतनी से जाके जद्दा रह के भी नहीं सीखा। जफ्फी शहबाज शरीफ ने भी वैसे ही डाली है, क्यों डाली है आपने जफ्फी? ना डालते। देखिए, मैं आपकी बातों को इल्ज़ाम नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी राय का एहतराम करता हूँ, लेकिन इख्तलाफ भी करता हूँ। ये इल्ज़ाम नहीं है सर जी, ये रियलिटी है। ठीक है, मैं एक स्टेप ऊपर ऑन एयर बता सकता हूँ, ये आपकी रियलिटी है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन हकायक कुछ और भी हैं, बहुत से और हकायक हैं, जिसका कुछ को मुझे इल्म होगा, कुछ को आपको होगा, कुछ का दोनों को शायद ना हो। तो इसलिए ये तारीख में ये बातें छोड़ दें, लेकिन सबक हासिल कर लें कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। अगर जजेस का नेक्सस हुआ वही गलत है, अगर एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, रमजान का महीना सारा सच बोलते हैं, लोगों को सच्चाई बताते हैं। क्या शहबाज शरीफ का ये अरेंजमेंट सही था या गलत था? कौन सा अरेंजमेंट? जो बाजवा के साथ उन्होंने किया। नहीं, मैं इसको अरेंजमेंट नहीं समझता। ये नहीं, बिल्कुल मुझे हकीकत है किसी ऐसे अरेंजमेंट का इल्म नहीं है। ये फिक्स्ड मैच था। नहीं, आप फिक्स मैच कहें, मैं ये जानता हूं कि जब इत्तेमाद का वोट हुआ इमरान खान का, एक लार्ज नंबर 20 से ज़्यादा MNAs जो वोट नहीं देना चाहते थे उस दिन, यानी उस दिन हुकूमत गिर जाती। सर, जिस दिन इमरान ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है उस दिन 20 बंदे उसको वोट देने पे तैयार नहीं थे। मैं कह रहा हूँ, मैं नाम भी जानता हूँ, वो मैं सारों के नाम जानता हूँ, और उनको फ़ोन जिन साहब ने किए थे मैं उनका भी नाम जानता हूँ। एक चिड़ियाघर लाहौर से बैठे फ़ोन कर रहे थे और एक इस्लामाबाद से बैठे फ़ोन कर रहे थे, और फिर वो बंदे आए थे। आपका अरेंजमेंट फिर भी फिक्स मैच था। आप 9 अप्रैल को उनके इत्तेहादियों को आपको जब तक डिलीवर करने की श्योरेंस नहीं हुई तब तक आप आगे नहीं बढ़े। ये क्यों किया आपने? ये क्या दुरुस्त, ये सिर्फ बता दें कि दुरुस्त फैसला था या गलत फैसला था? अगर मुझे किसी ऐसी बात का इल्म होता, मैं, आपने पहले ही रमजान शरीफ का कह दिया, मैं जिक्र कर देता। मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये जो लोग आए हैं वो हुकूमत के साथ चलना नहीं चाहते थे, वहाँ रखा गया था। और इस बात की तायीद इमरान खान साहब ने भी की है और बाजवा साहब ने भी की है। MQM और बाप पार्टी उसके अलावा आपके पास आई नहीं थे जब तक उनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल हो नहीं गया। परवेज़ लाई के बयानात के बाद आपको खुल के पता चल जाता है कि इधर कौन जाएगा और पंजाब में कौन जाएगा। ये टोटली फिक्स्ड मैच था सर। आप लोगों को जमहूरियत कहते हैं, लेकिन ये जमहूरी तरीका नहीं था। नहीं करूँगा मैं, इत्तेफाक नहीं सर। लाहौर में जब नवाज शरीफ वापसी हुई थी मरियम के साथ, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, शहबाज की सड़कों के ऊपर घूमते रहे थे, एयरपोर्ट क्यों नहीं थे गए? ये भी फिक्स मैच था। मैं वहाँ मौजूद था, एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। मैं खुद वहाँ मौजूद था। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं गए जी, वो नहीं पहुँच, नहीं, वो तो पीछे थे, हम उनसे आगे थे, जुलूस आगे। फिक्स मैच था। फिक्स मैच चलें तो अगर एयरपोर्ट पहुंच जाते क्या होता? सर, ये बात की बात है, क्या होता? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अरेंजमेंट्स थे जो आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। जब तक आप उस चीज़ की इस्लाह नहीं करेंगे हम पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। चलो, मैं कहता हूँ सबक हासिल कर लें, फिर नहीं करें जो कुछ भी हुआ है। अगर सबक हासिल किया होता, आज भी ना हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। देखिए, अगर 12 अक्टूबर 99 से आपने सीखा होता तो शहबाज शरीफ आज ये काम ना करते। कौन सा काम? जो अभी हुकूमत लेते हुए किया। नहीं, ये जमात ने फैसला किया, अच्छा किया बुरा किया वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीनन एक बड़ी सियासी कीमत अदा की है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का अकेले फैसला। सर, 9 अप्रैल के बाद आपके 4 लोग, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, मलिक अहमद खान और शहबाज शरीफ, दोबारा नवाज शरीफ को मादा करने गए थे कि 8 महीने की एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दे दें। क्यों गए थे? नहीं, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। ये चारों लोग गए लंदन में और चारों ने मादा किया कि एक्सटेंशन दे दें, नहीं तो मार्शल का खतरा है, मार्शल लगा देगा। ये बात मैंने पहले नहीं सुनी, मुझे इसके इल्म नहीं है, मैं इसके बारे में फिर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। जब पनामा का केस चल रहा था तो क्या आप जनरल बाजवा से मिलने गए कि आपकी मदद की जाए? नहीं। क्या आप दामने को में या किसी जगह जी, वो जो बात मैथला साहब ने लिखी है, मैंने आज ही पढ़ी है, मैंने पढ़ी नहीं, सुना था उसके बारे में। ये मैंने मीटिंग रखी थी बाजवा साहब से जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, पनामा का केस खत्म हो चुका था, मियाँ साहब नाअहल करार दिए गए थे, उन्होंने मुझे नामजद किया, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया। उसके बाद बाजवा साहब से मेरी एक ऑफिशियल मुलाकात हुई, दफ्तर में वो आए, जो एक तरीका होता है। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद मैंने उनको मैसेज किया कि हमें मिलना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान लें और सोच एक दूसरे की पता चल जाए। तो हमने फैसला किया कि किसी थर्ड जगह मिलेंगे। तो दामने को में एक रेस्ट हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, काफ़ी लंबी चौड़ी 3-4 घंटे। वो पनामा के दौरान नहीं थी, ना ही वहाँ पर कोई बात हुई कि हमने कोई केस को बेहतर करना है या नवाज शरीफ को रिलीफ देनी, वो बात ख़त्म हो चुकी थी। वो शायद मैतला साहब ने उसको मिक्सअप किया और दूसरा बाजवा साहब ने डिसोन कर दिया उस सारी बात को। उन्होंने कहा जी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सर, उनका डिसोन भी करते हैं, छवि भी जाती है, मैं सारी उनकी डिसोन मानता नहीं। मैं बात उसी पे करूँगा, मैं बात कर सकता हूँ जो बाजवा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड की हो कि हाँ मैंने ये बात की है। तो मैं आदमी वक्त के साथ इंसान की जो
हादसा होता है उसमें कुछ रद्द-बदल हो जाता है। तो ये यकीनन मुलाकातें, हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। मेरे ख्याल में गिनना चाहूँ तो शायद उन 10 महीनों में 50-60 मुलाकातें हुई होंगी। सर, जिन दिनों एक्सटेंशन के वो मुतालबे कर रहे थे उन दिनों भी आप मिलने गए थे? नवाज शरीफ का पैगाम लेके गए थे आप या खुद? नहीं, मैं बिल्कुल आखिर में मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं, अपने तौर पर मैंने की। समझाया आपने? क्योंकि मैंने ये सारा मामला जो ख़राब होते देखा। मेरी बाजवा साहब से नवंबर 2018 के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जब से ऑफिस छोड़ा उसके बाद एक मुलाकात हुई उनकी ख्वाहिश पर। मैं, ख्वाजा साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब मिले थे। इकॉनमी पर उन्होंने खुद हमें दावत दी थी नवंबर 2018 में। उसके बाद नवंबर 2022 तक ये नवंबर 2018 में वो वक्त था जब इकॉनमी इमरान खान से बिल्कुल संभाली थी, कोलैप्स हो गई थी, तो उन्होंने आपको बुलाया था कि बताएं करें क्या, ये सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अब नवंबर 2022 से पहले आप 2 दफा उन्हें दोबारा मिले? नहीं, नवंबर 2022 में मिला मैं। नवंबर 2022 उनके टर्म के आखिरी 10 दिनों में 2 मुलाकातें की और मकसद सिर्फ ये था कि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ हो, और कोई मकसद नहीं था। और मैंने खुद की, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने ज़रूर मुशावरत मियाँ साहब से की इसके बारे में। और आपके समझाने का असर हुआ कोई? मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन आखिर में जो फैसला हुआ यानी शख्स का नहीं, जो एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई वो हो गई। मेरी यही कोशिश थी कि ये इसमें कोई ऐसा इबहम या ऐसी खराबी पैदा ना हो। स्मूथ ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि आखिरी 15 दिन फेडरल कैपिटल में किसी को सुख का सांस नहीं था रहा। ये पता नहीं था कि कल क्या होना है। समरी में वो नाम नहीं डालेंगे तो कौन सी कंट्रोवर्सी आएगी। जनरल आसिम मुनीर को आपको रिटेन करना पड़ा कि पता नहीं ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे कुछ और ना हो जाए। तो ये सूरत हाल। मैं यही कोशिश थी कि इस इबहम में, मैं आखिरी 10 दिन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो, क्योंकि मैं जिम्मेदारी समझी अपनी ज़ाती तौर पर, किसी ने मुझे कहा नहीं, तो उसमें जो मैं कर सका किया। और ख्वाजा साहब ने मेरी बात दोनों दफ़ा सुनी, अपनी राय का बड़ी खुल के इजहार किया, और बिल आखिर जो मेरा कोशिश थी कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए वो हो गई। मैं एक ब्रेक ले लूँ, लेकिन अभी इसी ट्रांजिशन के बाद वाले वाक़यात, अपॉइंटमेंट और उससे आगे भी चाहूँगा कि आपसे पूछूँ। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत 2013 वाली बनती है तो उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जनरल रिजवान जो DGISI थे उनसे उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। मतलब एक इनके बड़े नवाज शरीफ के करीबी वज़ीर थे, उनके खानसामा को एक दिन उठा लिया गया, और कुछ और भी ऐसी बातें सामने आई जिससे उनको तलखी का एहसास हुआ। जनरल राहील शरीफ बहुत भले आदमी थे, लेकिन उस वक्त के DG/ISPR जनरल आसिम बाजवा, शुक्रिया राहील शरीफ और जाने की बातें जाने दो, एक इमेज बिल्डिंग के नाम के ऊपर उनकी कैंपेन रन कर रहे थे। और ये सारा एक सिनारियो था, और मुलाकातें होती थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जहाँ पर एक्सटेंशन का जिक्र किया जाता था। और एक्सटेंशन शुरू 3 साल से ही होती थी, लेकिन बाद में बात 1 साल पे आ जाती थी कि 1 साल की दे दें। आखिरी लम्हों तक ये सिलसिला जारी रहा, और शायद एक दिन पहले इसहाक डार को और प्रोबेबली चौधरी निसार को या शहबाज शरीफ को पिंडी भेजा गया, और जनरल राहील शरीफ को बताया गया कि हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, हम नए आर्मी चीफ़ की तकर्री कर रहे हैं। और नए आर्मी चीफ़ की तकर्री थी जनरल कमर जावेद बाजवा की। जनरल कमर जावेद बाजवा के फादर इन लॉ वो नवाज शरीफ फैमिली से पहले से राब्ते में थे, उनका आपस में अच्छा ताल्लुक़ था। जनरल रिजवान की रिमूवल नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे हुई, और जनरल रिजवान की रिमूवल के साथ साथ जनरल नवीद मुख्तार जो कोर कमांडर कराची थे उनको इनकी ख्वाहिश पे DGISI बनाया गया। लेकिन फिर मरियम नवाज़ का बनाया हुआ स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल, उसके फ़ौज के साथ मसाइल शुरू हो गए, और जनरल फैज़ हमीद इनको DGC लगाया गया, ऑल पावरफुल DGC, जिसके ऊपर DGI के इख्तियारात कम थे और DGC मोर पावरफुल। मैं ये हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूँ सर कि बहुत सारे लोगों को ये शायद हिस्ट्री उस तरीके से पता ना हो जैसे हमने विटनेस की है। ये एक मैच था जिसमें टफ बैटल में आप लोगों ने खेल खेला, आखिर में वही जनरल कमर जावेद बाजवा जो आपके हैंड पिक थे, आपकी चॉइस थे, उन्हीं के साथ आपके मसाइल शुरू हो गए। क्यों? ये नदीम मलिक साहब की हिस्ट्री है। ये रियल हिस्ट्री है, रियल हिस्ट्री है। रियल होगी लेकिन है नदीम मलिक साहब की। चलें, क्योंकि आप लोग सियासी लोग हैं, आपने उसको दोस्ती इत्तेफाक नहीं करूँगा, लेकिन बहरहाल आपने बयान कर दिया। कुछ तरतीब में शायद फ़र्क हो, वो मैं आपको उसका कह देता हूँ। बहरहाल मैं आपको मुश्किल में नहीं फंसाना चाहता। नहीं, मुश्किल कोई नहीं है। इस तरह मैं इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था, तो मैं कोई बात करूँ तो स्पेकुलेशन ही होगी या सुनी सुनाई बात होगी। इख्तलाफात क्यों शुरू हुए, ये मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे जो डॉन लीग्स वाला मामला था,
डॉन लीक्स जनरल बाजवा के पहले से ये जो पनामा वाला मामला था, डॉन लीक्स वाला मामला था। डॉन लीक्स जनरल राहील शरीफ के वक्त था, वो अभी जनरल बाजवा कहीं पिक्चर में थे नहीं उस वक्त, तो ये कंसिडरेशन में मैं ये कह रहा हूँ। पनामा उसके बाद आया था, तो पनामा तो इंटरनेशनल पनामा हुआ, फिर जो एक कम्युनिके जारी हुआ, एलामिया जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से, जिसको रिजेक्टेड का ट्वीट आया, जिसके ऊपर रिजेक्टेड का जनरल वहाँ से ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और उसको ज़्यादा तकबीयत दी उस डॉन लीक्स ने, और फिर पनामा इस्तेमाल हुआ हुकूमत तोड़ने के लिए। अच्छा, डॉन लीक्स में सिर्फ एक चीज़ जानने की ज़रूरत थी कि एक हाईली क्लासीफाइड 2 मीटिंग्स उस दिन हुई थी, बड़ी हाईली क्लासीफाइड मीटिंग्स थी, तो उसके कंटेंट्स अगर किसी ने पास ऑन किए हैं तो क्यों किए हैं। उसके अलावा उसमें कोई ऐसी खबर में चीज़ नहीं थी जो कौमी राज अफशा हो गए हों, क्योंकि पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में कह रही थी कि इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, और उस मीटिंग के अंदर यही चीज़ डिस्कस हो रही थी कि कार्रवाई करें। जनरल साहब कह रहे थे कि हम अपनी प्रायोरिटी पे करेंगे, और जवाब हुकूमत का ये था कि आपकी प्रायोरिटी को अब दुनिया नहीं मानती, एक्ट ना हो। तो ये बात थी बस, इसमें कोई ऐसा कोई कौमी राज नहीं था कि न्यूक्लियर सीक्रेट लीक हो गए थे। ये क्यों फिर वो हवा खड़ा किया गया डॉन लीक? हाँ बिल्कुल, कौमी राज हो या ना हो, जब एक मीटिंग जो सीक्रेट होती है, हर बाकी मीटिंग्स कॉन्फिडेंस में होती हैं, ये मीटिंग सीक्रेट होती हैं। अगर उसकी बात आप बाहर कर दें तो आपने अपना ओथ भी तोड़ा है और ऑफिशियल सीक्रेट ओथ तो कंप्रोमाइज हुआ, वो कंप्रोमाइज हो गया। किसने किया? इसका आसान हल था, आप सिरिल अलमीडा साहब से पूछ लेते कि तुम्हें किसने कहा है। हमने स्पेकुलेशन शुरू कर दी और फिर उसको इस्तेमाल किया गया एक प्रेशर डालने के लिए हुकूमत पर। सर वैसे रशीद साहब को अलहदा करने की, रिपोर्टर ने ना खबर फाइल करनी होती है, मैं रिपोर्टर हूँ, मुझे पता है, तो मैंने खबर फाइल करनी है। उसने अखबार में खबर लिखी थी, उसने कोई कौमी राज अफशा नहीं किया। नहीं, अगर नहीं किए हैं ना, अगर आपने ऐसे शख्स से बात की है, आपको पता है वो रिपोर्टर कोई इल इन्फॉर्म या अनइन्फॉर्म नहीं था, उनको पता है कि कौन सी मीटिंग की खबर है, किसने कही है, बिल्कुल सोर्स की प्रोटेक्शन आपको करनी पड़ती है। लेकिन जब मामला एक कौमी नौयत का बन जाए, एक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन का बन जाए, तो फिर आपको बताना पड़ता है। वो उसका आसान हल था, लेकिन वो उस हल की ज़रूरत इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि उसको इस्तेमाल कर किया गया, उस मामले को, उस रिपोर्ट को इस्तेमाल किया गया हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए। मैंने जब आप लोगों के इख्तलाफात शुरू हो गए जनरल बाजवा के साथ और उस इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मैं सारे लोगों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन लोगों से मुझे कहीं मुलाकात का मौका मिलता था तो मैं पूछता था कि क्या वजूहात क्या हैं। 2 वजूहात बताई जाती थी। एक वो कहते थे एरोगेंस, आपकी हुकूमत के अंदर 2-3 की लोगों की, आप नहीं है उसमें शामिल, 2-3 की फिगर्स की, कि इनकी एरोगेंस जो थी वो फ़ौज के अंदर बहुत नापसंदीदगी से उसको देखा जा रहा था। तो वो एक वजह तनाज़ा बन गई थी कि हाउ टू डिफेंड इट, कि फ़ौज को मिलान कर रहे हैं या कोई सोशल मीडिया के ऊपर गीता जा रहा है, जैसे अभी इमरान कर रहा है, तो इमरान के लिए मसाइल हैं, वो कोई पसंदीदगी की नज़र से उसको नहीं देखता है। तो कभी रियलाइज़ किया आपने कि मिस्टेक्स किसने की और कहाँ की? देखिए, मैंने एरोगेंस का लफ्ज़ जानबूझ के इसलिए बोला है कि एरोगेंस का लफ्ज़ बहुत हाईएस्ट ऑफिस पे बैठे हुए लोगों ने मुझे बोला कि इनकी एरोगेंस को अब हम डिफेंड नहीं थे कर सकते। देखिए, मैं मियाँ साहब की जो हुकूमत थी, मैं उसके 4 साल में सिर्फ अपनी मिनिस्ट्री तक महदूद रहा। मेरा कोई और न रोल था, ना मुशावरत में शामिल था, और कुछ उसमें मेरी ज़ाती राय भी थी कि मैं इस काम में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसमें बहुत से इबाम पैदा होते हैं। जिसको आप एरोगेंस कहते हैं, ये भी एक राय होती है किसी की। आप जिस तरह कोई लहजा बात करे या जिस तरह जो बात वो करे, उसको आप एरोगेंस का नाम भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप इशारा किस तरफ है, लेकिन मैं ये बात नहीं समझता कि फ़ौज से ताल्लुकात में कोई एरोगेंस थी उस हुकूमत की। और मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद, उनके अंदर कम से कम मैंने एरोगेंस नहीं देखी। ये कंप्लेंट नवाज शरीफ के ऊपर नहीं थी, मैं उसका नाम जानबूझ के उस शख्सियत का अवॉइड कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, क्योंकि एक वजह है और वो वजह अभी भी प्रॉब्लम है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान को क्रिएट किया इस होप के ऊपर कि इमरान आएगा तो आएगा, इमरान तो बनेगा नया पाकिस्तान। वो नया पाकिस्तान क्या बनना था, पुराने के बचाने के लाले पड़ गए। लेकिन अभी भी जिन शख्सियात के इर्द गिर्द इस्टेब्लिशमेंट ने काम करना है, उसमें वो दोबारा एरोगेंस और दोबारा कॉन्फ्लिक्ट, एक नया इमरान खान ना उनको मिल जाए, ये ख़तरा मौजूद है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि एक इमरान से जान छुड़ा रहे हैं तो दूसरा इमरान मत्थे ना लग जाए। देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वही लीडरशिप सामने लाएगा, जब भी लाए, आज लाए कल लाए। अगर फिर हमने लीडर्स बनाने की कोशिश की तो फिर ख़राबी ही पैदा होगी। क्या नवाज शरीफ का फैसला सही था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का पनामा लीक्स में? मैं तो समझता हूँ GIT में जाने का फैसला भी दुरुस्त नहीं था, गलत था। जिसने भी मशवरा दिया, जिसको मियाँ साहब ने कबूल किया, वो गलत था। किसने कहा? GIT की मेरी नज़र में कोई आईनी हैसियत नहीं है, और मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म
उन अफसरों के सामने जिनका कोई ताल्लुक किसी तफ्तीशी मामले से ना हो और जिनके पास कोई इख्तियारात तफ्तीश करने या एक्सपीरियंस ना हो, जो उसमें 2 ISI के अफसरान शामिल किए गए। ISI का एक मकसद कुछ और है, वो तफ्तीश के मामले में नहीं पड़ते। जनरल साहब के इंटरव्यू में तो उन्होंने कहा है कि जनरल ये जो मौजूदा हैं आसिम मुनीर, इनके अरब ममालिक से बहुत अच्छे तल्लुकात थे, तो इनको भेजा गया, तो ये अकामा इनका ढूंढ के डॉक्यूमेंट सही थे ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ये ढूंढ के लाए थे। इज़ इट करेक्ट? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। आसिम मुनीर साहब उस वक्त DGMI थे, जो एक 2 स्टार जनरल की पोस्ट होती है और वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकता। DGMI एक तो आर्मी चीफ की हिदायत के ऊपर काम करेगी। क्लोज अफसर होता है आर्मी चीफ का, आर्मी चीफ की हिदायत पे गए, उनकी हिदायत के बगैर वो नहीं कुछ कर सकते। लेकिन क्या वो गए थे? मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। ये DGMI का बड़ा लिमिटेड रोल होता है और अल्लाह ना करे ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर आप किसी को टास्क करेंगे तो उसको टास्क पूरा करना नहीं, अल्लाह ना करे वाली तो बात ही नहीं। आर्मी चीफ ने अगर ऑर्डर किया ये काम करना है तो फिर करना पड़ेगा, तो काम करना है ना। फौज का तो डिसिप्लिन ही है। फिर अफसर खुद डिसाइड करता है कि ये लॉफुल ऑर्डर है या अनलॉफुल ऑर्डर है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा गया है उसमें कोई अनलॉफुल एस्पेक्ट नहीं, वो तो लॉफुल था। नहीं, मैं ये कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर ड्यूटी दी गई थी। ये वाजा साहब बता सकते हैं कि उन्होंने ऑर्डर दिया। अब आपने नवाज शरीफ को बचाने के लिए नए लॉ के अंदर एक प्रोविजन डाली है 30 डेज की, अपील का हक दे रहे हैं जी। ये हमने नहीं डाली, हुकूमत ने इसको ओवरलुक किया। मैं मुकम्मल तौर पर इसके हक में हूँ, ये होना चाहिए था। आप कहते हैं हमने नहीं डाली, आप जी, हुकूमत ने ओवरलुक किया। जो बिल काबीना ने पास किया, असेंबली पे आया, उसमें ये नहीं था। जो कमेटी में गया हाउस से, उसमें भी नहीं था। ये बड़ी खबर है जी। हुकूमत ने जो बिल दिया उसमें नहीं था, जो कमेटी में गया उसमें भी नहीं था, कमेटी ने जो पास किया उसमें भी नहीं था, उसमें भी नहीं था जी। तो फिर ये हाउस पे फ्लोर पे मूव किया मोहसिन दावड़ साहब ने, और आपने डाल के पास कर दिया। उस पर नहीं, उसमें वहाँ बहस हुई, इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन सबने महसूस किया कि बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि अगर सो मोटो इख्तियारात एक गैर मामूली अमल होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट मुल्क का गैर मामूली अमल के ज़रिए एक ट्रायल करे, ये एक फ़ैसला करे और उसमें अपील का हक ना दे, तो फिर इंसाफ के तकाजे कहाँ गए, ह्यूमन राइट्स कहाँ गई? तो मैंने उस हवाले से मैं समझता हूँ मियाँ साहब का तो एक केस है ना, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए आपने एक विंडो खोली है खुफिया तरीके से। मैं फिर आपको कह रहा हूँ ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी में बात करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जो नवाज शरीफ वाली आपने प्रोविजन डाली है या जहांगीर तरीन की या कुछ और लोगों की, सुप्रीम कोर्ट पहले तो सदर साहब के दस्तखत का मामला भी अटकेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर इसको उड़ा देती है कि रेट्रोस्पेक्टिव आप ऐसा लॉ कैसे बना सकते हैं, फिर क्या करेंगे? उसी दिन फिर लॉ को पास करें, फिर दोबारा पार्लियामान में ले आएंगे, फिर पार्लियामान में उसी दिन पास करें, फिर साइड डाउन करते हैं, फिर पास करें, और फिर सुप्रीम कोर्ट साइड डाउन कर दे, फिर दोबारा पास करें। ये पार्लियामान का हक है लेजिस्लेट करना, ये उनसे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट नहीं ले सकता। इस कानून में क्या, इस कानून में ये 35 साल में मैं असेंबली में हूँ, पहला कानून है जिसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हमने कंट्रोवर्सी पैदा की है मीडिया में, आपको कंट्रोवर्सी टाइमिंग की बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं, आपको नवाज शरीफ के लिए रास्ता खोला, आपको तो कंट्रोवर्सी नजर नहीं आती। बाकी लॉ ठीक है सर, मैं बात कर, बाकी लॉ ठीक है ना। अच्छा, मैं सो मोटो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, आपने इस्तेमाल की, आपने फैसला कर दिया, अपील का राइट नहीं दिया, आपने अपील का राइट दे दिया। जिस शख्स के खिलाफ भी 184(3) इस्तेमाल हुआ है, जिस इदारे के खिलाफ भी, वो अपील कर सकता है। इतनी बात है सर। आपकी जमात ने, आपके पास मौका है, आज सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है कि जो खराबियाँ उनके फैसलों से हुई हैं उनको दुरुस्त कर सकें। अगर वो चाहते हैं कि वो फैसले दुरुस्त थे तो बिल्कुल उनको रखें। आपकी जमात ने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब के हवाले से खुल्ला लॉबिंग की है। 2 जज इजाजुल हसन और मुनीब अख्तर अभी भी इस बेंच का हिस्सा है, जिसमें 4 बाकी हैं। पता नहीं कल सुबह सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बनाती है नहीं, अदरवाइज 2 वो लोग अभी भी दोनों जजेस अभी भी उस बेंच का हिस्सा है। नहीं, मैं लॉबिंग की बात नहीं कर रहा, एतराज़ किया गया है, पब्लिक की तरफ से एतराज़ है, उनके अंदर से एतराज़ है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एतराज़ है, मैं सिर्फ एतराज़ नहीं कर रहा। तो ये आज चीफ जस्टिस साहब की जिम्मेदारी है कि बेंच ऐसा हो जिसकी साख पर कोई उंगली ना उठा सके। अगर वो नहीं सुनते आपकी है तो उनका नहीं सुनते तो फिर फैसले वही आएंगे जो अवाम में नहीं होती, जो तारीख कबूल नहीं करती, जो कानून की किताबें कबूल नहीं करती। हमको 97 टाइप सिचुएशन तो नहीं देख रहे? 97 जी सैयद अली शाह साहब वाली नहीं, मेरा नहीं ख्याल। आपके हाथ में, चाहे वो पैदा कर दें चाहे बच जाए। नहीं, मेरा नहीं ख्याल यहाँ कोई ऐसी पैदा कर दे, यहाँ कोई ज़ाती बात नहीं है।
यहाँ एक प्रोसीजरल बात है जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने इतराज़ उठाया है। सर एहतियात रखिएगा, स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट बहरहाल कोई अच्छी नहीं, स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट वाली बात आपने, वो भी एक लंबी कहानी है, बहरहाल उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।